अभी हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 12th अकाउंटेंसी से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से लिया गया है, जो है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. Sometimes the partners of a firm may decide to change their existing profit sharing ratio. This may happen on account of a change in the existing partner's role in the firm. इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई पार्टनर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज करना चाहता हो, चाहे वह एग्जिस्टिंग जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम करना चाहता है या कुछ और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता है. इसी तरह के कुछ और कारण भी. आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2:1. With effect from April 1st, 2017, they decided to share profits equally as Sohan brings in additional capital. This results in a change in the existing agreement, leading to reconstitution of the firm. अब इस केस में हमने देखा कि किस तरह से सोहन, जिसकी कैपिटल पहले शायद कम होगी और उसको प्रॉफिट में से 1/6 शेयर ही मिल पा रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वह कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वह भी दूसरों के बराबर प्रॉफिट में हिस्सा लेना चाहेगा. इस टॉपिक को डिस्कस करते वक्त हमें 3 जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन पर फोकस करना है. पहला है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. और तीसरा पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in the books at their current values. In case the assets are overstated or understated, these are revalued. मतलब यह है कि जो बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की है, मतलब जब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना है, उस वक्त की जो करंट बैलेंस शीट है उसमें क्या जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज शो की गई हैं, खासतौर से एसेट्स की हम अभी यहाँ बात करेंगे, तो जो एसेट्स क्या वो अपने करंट वैल्यू पर हैं, कहीं वो ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड तो नहीं है. मान लीजिए कि अगर वो ओवरस्टेटेड हैं, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग जिसका जो कि अभी उसका करंट प्राइस है, उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में अभी 1,20,000 रुपये है, 1,20,000. अगर हम अभी इसको करेक्ट नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को डिक्रीज नहीं करेंगे, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि इसकी करंट वैल्यू जो अभी 1,00,000 रुपए है, उसको अगर हम आज ही ट्रीट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में वो पार्टनर जिसका रेशो बढ़ेगा उसे उस लॉस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉस को ज्यादा अमाउंट में बियर करना पड़ेगा. क्योंकि हमने 1,20,000 रुपए की एसेट को 1,00,000 दिखाना चाहिए था, क्योंकि वही उसकी करंट वैल्यू है, और इस तरह से हमने यहाँ पर हमें लॉस होगा 20,000 रुपए का, और इस लॉस को हम आज ही, जबकि फ्यूचर जो रेशोज हैं बिटवीन पार्टनर्स वो चेंज होने जा रहे हैं, तो उसे हमें अभी करेक्ट करना पड़ेगा. इसी तरह से जो एसेट्स अभी अंडरस्टेटेड हैं, दैट मीन्स जिनकी वैल्यू अभी यहाँ कम है, लेकिन एक्चुअल में उनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लैंड है, लैंड की वैल्यू
हमने जो बुक्स में शो की है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन उसके एक्चुअल मार्केट प्राइस 3 लाख रुपए है आज के टाइम में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम आज इस चेंज को कंसिडर करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनको ओल्ड रेशो में ही प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में ही शेयर करेंगे। तो लेकिन अगर हम इसको आज कंसिडर नहीं करते हैं, आज इसके एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, और फ्यूचर में जब कभी भी इसको ट्रीट किया जाएगा, तो वो पार्टनर जिसका रेशो इंक्रीज होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए इन्हें हमें अभी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में ट्रीट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट करना पड़ेगा। सिमिलरली रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज इज आल्सो डन सो दैट दीज आर ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ देयर करेक्ट वैल्यूज। तो यह भी इसी तरह से हमें कंसिडर करना है कि जो लायबिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं बैलेंस शीट में, और अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम आज ही ट्रीट कर लें, क्योंकि इससे लॉस क्रिएट होगा, और वो लॉस ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न किया है। तो ओल्ड रेशो में ही ओल्ड पार्टनर्स के बीच उसको हमें एडजस्ट करना है। और अगर लायबिलिटीज किसी भी वजह से, किसी भी कारण से कम हो रही हैं, तो भी उसको हमें इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड रेशो में ही अर्न किया गया है, या ओल्ड रेशो में ही, या आज तक की ही ये एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण ये लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज हुई हैं। तो उसको आज ही इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि रेशो हम चेंज करेंगे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसे भी सेटल डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें कंसिडर करना है कि एट टाइम्स देयर मे आल्सो बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, दिस आल्सो हैव टू ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म। फॉर दिस पर्पस द फर्म हैज टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। The gain or loss on revaluation of each asset and liability is transferred to this account, and finally its balance is transferred to the capital accounts of the old partners in their old profit sharing ratio. तो जैसे हम अभी चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो यहाँ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर सभी सेम हैं, लेकिन उनका जो रेशो है वो चेंज होगा। तो यहाँ ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का कंसेप्ट जो है वो हमें माइंड में रखना है। पार्टनर सभी सेम रहेंगे। तो यह भी हमें देखना है कि जब हम रेशो चेंज करने जा रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो अनरिकॉर्डेड कोई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसे हम अभी अकाउंट्स बुक्स में लेकर के आएंगे, तो इससे प्रॉफिट जनरेट होगा। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उससे लॉस जनरेट होगा। तो इसको इसी वक्त हमें, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें कंसिडर करना है, क्योंकि ये जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज हैं वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका अभी तक का जो बिजनेस एक्टिविटीज रही हैं उसी का ही आउटकम है। तो हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज जब करेंगे तो उसमें हमें इसे ध्यान रखना है, ट्रीट करना है। In other words, the revaluation account is credited with increase in the value of each asset and decrease in its liabilities, because it is a gain, and is debited with decrease in the value of assets and increase in the liabilities is debited to revaluation account because it is a loss. तो जिस तरह जो हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेम जो रूल है यहाँ भी एप्लीकेबल होगा इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो हम मेंटेन करेंगे। तो जितने भी लॉसेस हैं
ऐसी कोई भी आइटम जिसके कारण लॉस क्रिएट हो रहा है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और ऐसी कोई भी आइटम जिसमें इंक्रीज, जिसकी वैल्यू के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण गेन जनरेट हो रहा है, गेन हो रहा है हमें पार्टनर्स को, तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड हैं उन्हें हम रिकॉर्ड बुक्स में लेकर के आएंगे, तो उससे फर्म को गेन होगा, तो वो क्रेडिट साइड में जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होगा, तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट finally shows a credit balance, then it indicates net gain. And if there is a debit balance, then it indicates net loss, which will be transferred to the capital accounts of the old partners in old ratio. इनकी जर्नल एंट्रीज अब हम देखते हैं कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो हमें किस तरह से पास करनी है अपने जर्नल में। For increase in the value of asset, for increase in the value of an asset, डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और एसेट जब भी इंक्रीज होती है, एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी, तो एसेट को हम डेबिट करेंगे और उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जितने भी गेन हैं वो जाएंगे, और अगर कोई भी लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इस केस में जबकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट को हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वो हमें लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू कम है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और उसी लॉस वाले अमाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने से भी हमें लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ेगी, क्योंकि लायबिलिटी का जो नेचर है, उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो और ज्यादा क्रेडिट हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, इसके अगेंस्ट अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो डेफिनेटली जो लायबिलिटी जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है वो अगर कम होगी तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट अगर कोई है और उसे हमने बेच दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को हम बुक्स में लेकर के आते हैं, अपने पास ही रखना है हमें उसे, तो कैश अकाउंट की जगह, कैश अकाउंट की जगह उस एसेट का नाम आ जाएगा, उसे हम बैलेंस शीट में ले आएंगे, और तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है, वो अनरिकॉर्डेड थी, तो हम कर लेंगे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और उसकी हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर पेमेंट कर देते हैं,
तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। और अगर हम इसकी अभी पेमेंट नहीं करते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा, लेकिन कैश अकाउंट की जगह पर उस लायबिलिटी का नाम आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड में जो आइटम्स हमने शो की हैं उनकी अमाउंट का टोटल कम है, तो इसका मतलब ये गेन हुआ। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और वो जो गेन वाला पोर्शन है, वो जो एक्सेस क्रेडिट था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स कि अगर इसमें दो पार्टनर हैं तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट यहां हो जाएगा। और इसी तरह से अगर लॉस आ रहा है, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस आ रहा है मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड के अमाउंट के टोटल से ज्यादा है, तो लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि उस तरफ का टोटल कम है, तो अकाउंट को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, मतलब अगर वो एडमिशन है और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, जैसा कि यहाँ हमने मेंशन किया है कि उनके ओल्ड रेशियो में ही ये चीजें होंगी, क्योंकि पुराना लॉस है, पुरानी एक्टिविटीज के कारण है, या गेन की सिचुएशन में पुराना उनके जो एक्टिविटीज रही हैं चेंज से पहले की, उसके कारण ही उनको गेन हो रहा है। तो ओल्ड एफर्ट्स थे, तो वो ओल्ड रेशियो में ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस है एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and losses. Sometimes a firm may have accumulated profits not yet transferred to capital accounts of the partners. These are usually in the form of general reserve, reserve fund, and or profit and loss account balance. कहने का अर्थ यह है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या जो हमने रिजर्व्स क्रिएट किए थे, स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व किसी भी तरह का, वो पुराने प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुए थे। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पर पुराने रेशियो में ही राइट बनता है। इसका मतलब यह है कि इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और अगर कोई लॉस है तो उन्हें नए रेशियो में ट्रीट हमें नहीं करना है, उन्हें हम आगे नहीं लेकर के जाएंगे, उन्हें हम इसी समय पर जबकि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, उस प्रॉफिट को या अगर लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। क्योंकि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और चाहे वो पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है या एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट और डेथ है, तो तीनों ही कंडीशंस जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये एडमिशन है तो नए पार्टनर को इस तरह के प्रॉफिट या लॉसेस में कोई शेयर नहीं मिलेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी नहीं मिलेगा, और अगर कोई लॉस है तो वो भी उसे बियर नहीं करने होंगे। दैट मीन्स कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही उन्हें शेयर करेंगे।
These are distributed among the partners by transferring it to their capital accounts in old profit sharing ratio. Similarly, if there are some accumulated losses in the form of a debit balance of profit and loss account appearing in the balance sheet of the firm, asset side में आपको मिलेगा. A remote possibility, the same should also be transferred to the old partners capital accounts. अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस जो भी कोई हैं तो उन्हें हम किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 4:1. On April 15, 2017, they admit Narendra as a new partner. On that date, there was a balance of rupees 20,000 in general reserve and a debit balance of rupees 10,000 in the profit and loss account of the firm. Pass necessary journal entries regarding adjustment of accumulate a profit or loss. यहाँ हमने ये एज्यूम किया है कि एक नया पार्टनर नरेंद्र आ रहा है. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन चीज ये है कि हमें जो जनरल रिजर्व में बैलेंस दिया है और प्रॉफिट 20,000 रुपया और डेबिट बैलेंस है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जनरल रिजर्व में 20,000 रुपया है और डेबिट बैलेंस 10,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है. हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? नरेंद्र अगर आता है बिजनेस में, उसका एडमिशन अगर होता है एज ए न्यू पार्टनर, तो भी पार्टनर्स का रेशियो चेंज होगा. और हम मान लें कि अगर नरेंद्र नहीं आ रहा है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो भी इनकी ट्रीटमेंट सेम होगी. जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट अगर कोई है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा और जितने भी लॉसेज हैं उनका बैलेंस डेबिट होगा. तो जनरल रिजर्व है तो उसका बैलेंस है क्रेडिट. अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें उसे करना पड़ेगा डेबिट, और उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. दैट मीन्स जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट with complete 20,000 अमाउंट और टू राजेंद्र कैपिटल, टू सुरेंद्र कैपिटल, और रेशो होगा 4:1, जो कि 16,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इसी तरह से जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट बैलेंस है मतलब ये लॉस है. तो जब लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो जो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और उसके ऑपोजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट. दैट मीन्स राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब जो 10,000 का लॉस है उसको 4:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000 और 2,000 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या अगर कोई लॉस है तो. आइए अब एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. On March 31st, 2016, their balance sheet showed a general reserve of rupees 35,000. On that date, they decided to admit Sevak as a new partner, and the new profit sharing ratio will be 5:3:2. Record necessary journal entries in the books of the firm under the following circumstances. First, when they want
to transfer the general reserve to their capital accounts. Second, when they don't want to transfer general reserve in their capital accounts but prefer to record an adjustment entry for the same. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि सेवक एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर दें एक बार। मेन चीज क्या है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है और वो अपने जनरल रिजर्व जो कि 35,000 है इसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। कौन? ए और बी। ठीक, तो क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, वो इक्वली एप्लीकेबल है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशो चेंज हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। ठीक है, तो इसको हम पहले जो फर्स्ट केस है कि जब हमें जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, तो ये जो 35,000 जनरल रिजर्व है इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ठीक है, हमें ट्रांसफर कर देना है। जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व ये जितने भी रिजर्व होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है और जब हम उसे खत्म करेंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो उन्हें हमें डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके ऑपोजिट क्रेडिट हो जाएंगे। ये पैसा, ये अमाउंट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो इसे उनके रेशो 4:3 में उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि हम जो जनरल रिजर्व है उसे ना छेड़ें, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लाना है। उसके लिए हमें इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशो ए और बी का 4:3। अब एक नया पार्टनर आ गया है सेवक, तो उस कंडीशन में इनका रेशो हो गया 5:3:2। ठीक है, अगर सेवक नहीं भी आता तो भी मान लीजिए कि दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो गया, तो भी एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा। तो एक्चुअली इसमें जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है वो फ्यूचर में अगर हम इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आज नहीं करते फ्यूचर में करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड के मुकाबले बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको उस जनरल रिजर्व में फ्यूचर में ज्यादा शेयर मिलेगा। ठीक है, और लेकिन ये जो जनरल रिजर्व हमने क्रिएट किया ये पुराने सालों के प्रॉफिट से क्रिएट किया, जबकि उनका रेशो ओल्ड था। उन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने अर्न किया ओल्ड रेशो में, लेकिन फ्यूचर में जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब ओल्ड रेशो किसी को ध्यान नहीं रहेगा, तब तो जो एप्लीकेबल रेशो होगा वो उनका न्यू रेशो ही होगा। ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम आज ही कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जबकि सेवक नया पार्टनर आ रहा है तो उसके पास तो पहले कुछ भी नहीं था, 0 शेयर था, और अभी उसको जितना भी हिस्सा मिल रहा है 5 + 3 8 + 2 10 मीन्स 2/10, 2/10। ठीक है, तो ये टोटल इसका गेन है। और सेक्रीफाइस किस किस ने किया? पहले ए का जो शेयर था वो 4/7 था, 4/7, और फिर उसका हो गया 5/10। तो इस तरह से एलसीएम हमने 70 लिया और इसका जो सेक्रीफाइस है वो आ गया
5/70, ठीक है। और बी का ओल्ड रेशो था 3/7, तो ये 3/7 आ गया। न्यू रेशो है 3/10। पहले उसे 7 हिस्सों में से 3 हिस्से मिलते थे, अब उसको 10 हिस्सों में से 3 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। तो उसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 9/70, ठीक है। अब अगर 2/10 को इक्वल बेस पे लेकर आते हैं 70, तो ये हो जाएगा 14/70। दैट मीन्स यहां भी 1:1/5 का रेशो है, और ये भी 1/5 का है। तो हमने इसको सेम बेस पे ले लिया 7 टाइम्स। ये इसका 7 टाइम्स है और ये इसका 7 टाइम्स है, तो इक्वल बेस हो गया। तो 5/70 सेक्रीफाइस ए का, 9/70 सेक्रीफाइस बी का, और 14/70 गेन है सेवक का। तो सेवक आज जबकि वो एडमिशन ले रहा है, जबकि वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तभी उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा इनके अकाउंट में एडवांस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सेवक को कब मिलेगा ये पैसा? फ्यूचर में जब भी जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस सिचुएशन में सेवक को इस जनरल रिजर्व में भी हिस्सा मिलेगा, जबकि उसने इस जनरल रिजर्व को अर्न नहीं किया है। ये जो 37,000 का जनरल रिजर्व है, इसको उसने अर्न नहीं किया है। ये अर्न किया था ओल्ड पार्टनर्स ने और ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि 35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सेवक के गेन से। तो जिसने गेन किया उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसको हम क्रेडिट कर देंगे उस पार्टनर को, क्योंकि और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कर देंगे, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर प्रॉफिट्स में अपना जो राइट था उसे सेवक के फेवर में सरेंडर कर दिया, और फ्यूचर में ही ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, आज नहीं हो रहा है। तो लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट है हम आज ही कर लेते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो हम आज ही अकाउंट्स में ले लेते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि जो जनरल रिजर्व है उसको हम आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेवक गेन कर रहा है। एक और क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब रिजर्व्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ जनरल रिजर्व। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि किस तरह से जनरल रिजर्व को हमें ट्रीट करना है, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इमीडिएटली या उसको हम फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अभी हमें उसको ख़त्म नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है। और इस क्वेश्चन में हमने एक स्पेसिफिक रिजर्व को डिस्कस किया है। क्वेश्चन है कि P, Q and R sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Decide to share future profits and losses in the ratio of 4:3:2. ये इनका ओल्ड रेशो है 3:1, और 4:3:2 उनका न्यू रेशो है। With effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, और जो न्यू रेशियो है वो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2017 को नए सेशन से। तो अब इनके पास बैलेंस शीट में बताया गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, तो वो जो भी पर्पज है उसके अगेंस्ट, दैट मीन्स कि वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ही हमने रिजर्व क्रिएट किया था। अब क्या कोई
कंपनसेशन का क्लेम ड्यू है या नहीं है, तो वो सब केसेस यहां दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम इनको सॉल्व करेंगे। 4 केस हैं। पहला, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम ड्यू नहीं है, तो उस सिचुएशन में और ट्रीटमेंट अलग होगी। दूसरा है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। सेकंड केस कहता है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम एस्टिमेट लगाया हमने कि 24,000 तक का हो सकता है, तो उस केस में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सेपरेट ट्रीटमेंट होगी, इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। अभी यहां पर क्या है कि जो रिजर्व अवेलेबल है वो है 60,000, लेकिन क्लेम है हमारे पास 24,000। तो 60,000 में से 24,000 अगर हम क्लेम दे देंगे तो उसके बाद भी जो एक्सेस अमाउंट बचेगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ये जो क्लेम है वो ड्यू कर देंगे, ये लायबिलिटी बन जाएगा क्लेम। तीसरा केस क्या है? तीसरे केस में जो कंपनसेशन है वो एस्टिमेटेड वो 60,000 ही है। दैट मीन्स कि सेम एज द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अवेलेबल विद अस, तो इसमें कोई भी एक्सेस रिजर्व नहीं अवेलेबल होगा हमारे लिए, इसलिए यहां पर हमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको हम अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी। फोर्थ केस जो है अपना, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो 75,000 है ये 60,000 से ज्यादा है, तो 75,000 का क्लेम है, लायबिलिटी है, वो 60,000 तो फुलफिल हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। ठीक है, लेकिन जो 15,000 की जो डेफिशिएंसी रहेगी वो हम लेकर जाएंगे, वो हम एक लॉस की तरह से ट्रीट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी भी हम ट्रीटमेंट और जनरल एंट्रीज हम देखते हैं। ये देखिए, यहां फर्स्ट केस था जब कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वर्क कंपनसेशन जो है हमारे पास 60,000 वो पूरे का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था 3:2:1। उसको हमने पार्टनर्स उसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड केस था जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 60,000 और उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी थी वो थी 24,000 की, एस्टिमेटेड थी, इसलिए ये लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन नहीं लिखेंगे, ये प्रोविजन लिखेंगे क्योंकि ये एस्टिमेट है। अगर ये फिक्स लायबिलिटी होती तो हम सिंपली लिखते टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बाकी जो पैसा बच गया, जो अमाउंट रह गई है हमारे पास 36,000 की, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3:2:1 में क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस अमाउंट को जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रहेगी क्लेम का प्रोविजन करने के बाद। तो जर्नल एंट्री होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे हमें खत्म करना है। इसका नेचुरल जो बैलेंस रहता है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, अब उसको डेबिट बैलेंस डेबिट करके खत्म कर देंगे। प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं इसमें से 24,000 का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होते हैं। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24,000, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड केस था
जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एस्टिमेटेड था 60,000। तो जो भी रिजर्व हमारे पास है उसका पूरा प्रोविजन हमने बना दिया, कहीं भी एक्स्ट्रा रिजर्व हमारे पास अवेलेबल नहीं है और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है इस केस में, थर्ड केस में। फोर्थ केस में हमारे पास 15,000 रुपए ज्यादा का एक्सेस 15,000 रुपीज का क्लेम था, 75,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था और हमारे पास उसके अगेंस्ट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो अवेलेबल है वो है सिर्फ 60,000 रुपीज और क्लेम है 75,000 रुपीज। तो जो डेफिशिएंसी है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके पूरा करेंगे, क्योंकि ये लॉस हो गया हमारा और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं। अब लॉस आ गया तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएंगी डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1। 15,000 को जो लॉस है जो हमने यहाँ क्रिएट किया था उसे हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस टॉपिक का थर्ड पॉइंट ऑफ फोकस था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। In a situation of change in profit sharing ratio among the existing partners, first of all, the loss and gain in the value of goodwill, if any, will have to be adjusted. This is done by raising goodwill at its full value in the old profit sharing ratio, then writing it off in the new ratio. Alternatively, we can do losing partners can be credited and gaining partners debited with appropriate amounts in their sacrificing and gaining ratio without goodwill account appearing in the books. That means in alternative case we need not to raise goodwill and then further writing it off. We can directly by making an adjustment entry can treat the goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:6:5. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of average of 3 years profit. मतलब ये है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और 2 इयर्स परचेज के बेस पर उसको वैल्यूएट करना है। The profits for 2013-14, 2014-15 and 2015-16 were 48,000, 42,000 and 60,000 respectively. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी, फिर उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट 48,000, 42,000, 60,000 divided by 3, that is 50,000. Value of goodwill, average profit will be rupees 50,000. Value of goodwill at 2 years purchase is equal to 50,000 multiplied by 2 number of year purchase, and it will be rupees 1 lakh. Old ratio of A, B and C 5:4:1 and new ratio of A, B and C 9:6:5. फर्स्ट मेथड जो था हमारा उसमें हम कर सकते हैं कि पहले हम गुडविल अकाउंट को
रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल को 1,00,000 रुपए से डेबिट कर दिया, और इस 1,00,000 को 5:4:1, दैट मीन्स 50,000, 40,000 और 10,000, ऐसे हम गुडविल को रेज कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसको न्यू रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। दैट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 1,00,000, और इस 1,00,000 को हमें 9:6:5 में राइट ऑफ कर देना है। दैट मीन्स आउट ऑफ 20 पार्ट्स 9 विल बी डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। और तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 45,000, 30,000 और 25,000। नेट अमाउंट जो एक के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट हुई और डेबिट हुई, वो इफेक्ट क्या रहा? 5,000 क्रेडिट। ए क्रेडिट 5,000, बी को 40,000 क्रेडिट हुआ और 30,000 डेबिट हुआ। दैट मीन्स एक बी क्रेडिट 10,000, और सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ 10,000 और डेबिट हुआ 25,000। दैट मीन्स कि जो सी है उसको हमने डेबिट किया 15,000 से, क्योंकि सी इसमें गेन कर रहा है। ठीक है, इससे हमें ये क्लियरली पता लग जाता है, हिंट मिल जाती है कि सी ने गेन किया है और बी ने सेक्रीफाइस किया है, और ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:2 है। अब इसको जो अल्टरनेटिव मेथड है जिस में कि हम गुडविल को रेज नहीं करेंगे, ना ही उसको राइट ऑफ करेंगे, और डायरेक्ट हम उसको ट्रीट करेंगे, उसके लिए हमने पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और फिर वो जितना सेक्रीफाइस करेंगे, जितना गेन करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में उसी रेट से हम गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करके जो गेनिंग पार्टनर है उसको हम डेबिट करेंगे। एक्चुअली जो पार्टनर गेन कर रहा है वो उस गुडविल को परचेज कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर जितना भी प्रॉफिट होगा वो गेनिंग पार्टनर को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें कुछ जो रोल है वो गुडविल का होगा प्रॉफिट अर्न करने में, लेकिन उस गुडविल को अर्न किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ने किया, ओल्ड रेशो में किया। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो गेनिंग पार्टनर को ज्यादा हिस्सा मिलने लगेगा, लेकिन उस गुडविल को अर्न किसने किया था? ओल्ड पार्टनर ने, जिसने सेक्रीफाइस किया है गेनिंग पार्टनर के फेवर में। तो वो सेक्रीफाइस के बदले उसको कुछ अमाउंट देगा। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर कुछ अमाउंट जो कि उसकी गेनिंग रेशियो के इक्वल होगी वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो इस मैनर में वो गुडविल को परचेज कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20 और बी ने सेक्रीफाइस किया 2/20, और टोटल गेन ऑफ सी इज
3/20। अब टोटल जो वैल्यू थी गुडविल की वो थी रुपीज 1 लाख। अब 1 लाख का 1/20, 1 लाख का 2/20 और 1 लाख का 3/20, ये हमने अलग अलग कैलकुलेट किया, 5,000, 10,000 और 15,000। तो अब जिसने गेन किया वो उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसने वो अमाउंट पे करनी है। गेनिंग पार्टनर पे करेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। इसको हम चाहे करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीट करें या कैपिटल अकाउंट के थ्रू, लेकिन एक चीज ये है कि वो पे करेगा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। एक्चुअली इस सेंस में वो गुडविल को परचेज कर रहा है और जिससे परचेज कर रहा है उसको पेमेंट करेगा। और यहां पर सी जो कि गेन कर रहा है डेबिट 15,000 और ए और बी 1:2 के रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 15,000 का 1:2, 5,000 और 10,000 ए और बी को मिल जाएगा, मतलब उनके कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह से हमें डील करनी है। और अब एक और प्रॉब्लम से हम फिर से देखते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को कैसे डील करना है और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस तरह से डील करना है, फिर से इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. Liability side में sundry creditors हैं, सिर्फ एक ही liability है जिसको हमें रीअसेस करना पड़ सकता है। और asset side में कैश एंड बैंक को छोड़ दीजिए और उसके अलावा 4 assets हैं जिनको मैक्सिमम हमें रिवैल्यूएट करना पड़ सकता है। तो हम इन दोनों पर हम फोकस करेंगे। और जनरल रिजर्व है जिसको हमें एडजस्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन में इसके बारे में क्या कहा गया है। Partners decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit and losses in the ratio of 4:3:2। मतलब पहले उनका ओल्ड रेशो था 3:2। टोटल 8 हिस्से होंगे, 3 और 3 6 और 2 8। जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 8 हिस्से करेंगे, उनमें से 3 हिस्से ए के, 3 हिस्से बी के और 2 हिस्से सी के होंगे। और अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से जितना भी प्रॉफिट है उसके 9 हिस्से होंगे, 4 और 3 7 और 2 9 हिस्से होंगे। 9 में से 4 जाएंगे ए के पास, 3 गए बी के पास और 2 हिस्से रहेंगे सी के पास। और it was agreed that stock be valued at rupees 1,10,000। स्टॉक 1,20,000 है, ये 1,10,000 कम होकर के रह जाएगा, तो 10,000 का हमें नुकसान है। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी भी 10% से कम हो जाएगी। 1,59,000 1,59,000 है, इसका 10% 15,900 का फिर से लॉस हो गया है। A provision for doubtful debts is to be made on debtors at the rate of 5%। तो डेटर्स जो कि 44,000 के हैं, इसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। 5% मतलब 44,000 का 5% 2,200 हमें प्रोविजन क्रिएट करना होगा। ये भी एक लॉस क्रिएट हो गया क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बैड डेट्स हो जाएगा।
तो 3 असेट्स में हमें लॉस हो रहा है और बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। सिर्फ बिल्डिंग ऐसी है जो 20% से एप्रिशिएट हो रही है, ये प्लस हो जाएगी, इसमें हमें प्रॉफिट होगा 20%। 2 लाख का मतलब 40,000 रुपीज हमें प्रॉफिट हो रहा है। और लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 2,500 इंक्लूडिंग इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब ये कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं आपके इस 24,000 रुपये के, इसमें से 2,500 रुपया जो है वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी। 2,500 रुपये की लाइबिलिटी अभी अराइज होने वाली नहीं है। तो ये इधर से हमें एक और फायदा हो गया है। तो गेन हमें 2 जगह हो रहा है, बिल्डिंग में और सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और नुकसान या लॉस के जो आइटम है वो है 3। जनरल रिजर्व है 36,000, इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो में 3:2 देखते हैं क्या लिखा है कि पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। हाँ, इन्होंने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें इनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के हिसाब से हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लेकिन इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसका इफेक्ट जो है हमें इंट्रोड्यूस करना है। You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partners and revised balance sheets। तो ये देखते हैं। Old ratio 3:3:2, new ratio 4:3:2। सेक्रीफाइसिंग एंड और गेनिंग जो है A गेन कर रहा है, B सेक्रीफाइस कर रहा है और C सेक्रीफाइस कर रहा है। A गेन करेगा 5/72, B का सेक्रीफाइस है 3/72 और C का सेक्रीफाइस है 2/72। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन, तो सेक्रीफाइस 3/72 प्लस 2/72 हो गया 5/72, जो कि A गेन कर रहा है। तो जो हमारा जनरल रिजर्व है 36,000, उसका 5/72 हम कैलकुलेट करेंगे 2,500। ये अमाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी और बी जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में उसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसके हिसाब से 1,500 क्रेडिट हो जाएगा। और सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/72, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 36,000 टोटल जनरल रिजर्व का 1,000 जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री भी हम अभी देखेंगे आगे। जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि जहां हमें लॉस हो रहा है, स्टॉक में लॉस हो रहा है 10,000 का, मशीनरी में 15,900 का हमने पहले कैलकुलेट किया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन रहा है वो 2,200 रुपया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हर एक लॉस की आइटम से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लॉस के कारण जितने भी एसेट्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती हैं और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो उन्हें क्रेडिट करना होता है। और जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कि नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जैसा हमने पहले जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें देखा कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 40,000 से 20% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो बिल्डिंग को हमें डेबिट करना पड़ेगा
और लायबिलिटीज कम हो गई हैं। लायबिलिटीज का नेचुरल जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो कम होंगे तो उन्हें हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो टोटल जो हमारा गेन है वो 40,000 बिल्डिंग के एप्रिसिएशन से है, और क्रेडिटर्स के कम होने से 2,500 रुपये का वो भी हमें गेन है। तो टोटल 42,500 से हम रिवेल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टोटल डेबिट है रिवोल्यूशन 28,100, क्रेडिट है 42,500। तो जो प्रॉफिट आया रिवोल्यूशन का वो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओल्ड रेशो में 3:3:2। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह से जो जनरल रिजर्व था जिसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम उस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी हमने तय किया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, सिर्फ उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। तो फ्यूचर में जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उनको कम हिस्सा मिलेगा आज के मुकाबले, जबकि वो जनरल रिजर्व जो हमने क्रिएट किया है अभी तक जितना भी है वो पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से ओल्ड रेशो में क्रिएट किया, लेकिन फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके कारण से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लॉस होगा उस वक्त लॉस होगा, तो उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं आज ही एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। तो गेनिंग पार्टनर उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा जो उसको एक्सेस मिलेगी फ्यूचर में, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको हम अभी क्रेडिट कर रहे हैं, उनके कैपिटल को बढ़ा दे रहे हैं उतनी अमाउंट से जो उनको फ्यूचर में कम मिलेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा हमने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहली जनरल एंट्री थी हमारी, उसी की ही लेजर पोस्टिंग है। और दूसरी जनरल एंट्री थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया है। प्रॉफिट जो है वो 3:3:2 में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया और इसके अगेंस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी। यहां देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये बैलेंस आ गया है पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो यहाँ ये आ गया है। और ये जो है ये जनरल रिजर्व के लिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी जो जनरल एंट्री थी वो ये है, और इसके अगेंस्ट ए को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। ये बी के लिए यहाँ ए डेबिट हो गया और सी के लिए यहाँ ये डेबिट हो गया, मतलब सी इधर क्रेडिट है 1,000 से, ए इधर डेबिट है, और बी इधर क्रेडिट है 1,500 से, ए इधर डेबिट है। और फाइनली इन सब ट्रीटमेंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो 2,02,900, 1,56,900, 1,54,600, दैट मीन्स 2,02,900, 1,56,900 और 1,54,600। हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का तय किया था, क्वेश्चन में हमें यही इंस्ट्रक्शन थी, तो जनरल रिजर्व का एज इट इज शो किया है। क्रेडिटर्स को 2,500 से लेस करके हमने शो किया है। कैश एट बैंक एज इट इज है। सन्ड्री डेटर्स पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, उसे हम यहाँ लेस करके दिखा रहे हैं। स्टॉक को 10,000 से कम किया था, मशीनरी को भी कम किया था, और बिल्डिंग को हमने एप्रिशिएट किया था 20% से, वो भी यहाँ पर हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है न्यू एडजस्टेड बैलेंस शीट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। धन्यवाद। जय हिंद।